नमस्कार, मैं हूं भास्कर तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं मानस राज। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो राजनीतिक विषय है, क्योंकि आज जो है राहुल गांधी की सदस्यता की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जानी है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति के साथ कांग्रेस उतर सकती है और क्या स्थिति है मौजूदा। उन सारी विषयों पर हम बात करेंगे कि सदस्यता चली गई, क्योंकि जिसको उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस प्रेजेंट करती थी राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली गई है, तो अब वो किसको पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में प्रेजेंट करेंगे। इन सारी विषयों पर भी हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि विपक्ष की एकता की जो बात की जाती है क्या उतनी ज़्यादा सफल होती है या नहीं सफल होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो मानस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल ये है कि राजनीतिक जो विरासत थी राहुल गांधी की, वो तो अब तो खत्म होती दिख रही है, क्योंकि उनकी संसदीय सदस्यता जो है वो चली गई है और उन्होंने अपील की है आज सुप्रीम कोर्ट में इसको खत्म करने की। तो क्या लगता है, खत्म होगी ये सदस्यता की जो उनकी बहाल किया जाएगा कि वो फिर से वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, या वो जो चीज़ें रहेंगी वो रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री के एक मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से रहे हैं, उनकी दादी भी प्रधानमंत्री रही, उनके पिता भी उम्मीदवार रहे हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री, जो उनका ख्वाब था, सपना था प्रधानमंत्री बनने का, वो पूरा हो पाएगा या खत्म हो जाएगा? धन्यवाद भास्कर। और देखिए, राहुल गांधी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो अभी उनकी सदस्यता गई है, वो जिस कानून के तहत गई है, एक तस्वीर काफ़ी वायरल है और एक वीडियो काफ़ी वायरल है। सन 2013 का वीडियो है वो एक चीज़ को, अध्यादेश है एक मनमोहन सरकार द्वारा लाया हुआ, और उसको वो फाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें देखना होगा कि वो अध्यादेश जो था उसमें यही था कि 3 महीने की आपको मियाद दी जाएगी। 3 महीने का एक पीरियड दिया जाएगा, एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा जिसमें आप अपील कर सकते हैं। जो चीज़ें तत्काल सदस्यता जाना जो था उसको आगे बढ़ाया गया था। अब हमें ध्यान देना होगा कि उसी समय लालू जी पे फैसला आने वाला था। फॉर्डर स्कैम में जब उन पे आरोप लगे थे तो उन पे फैसला आने वाला था। तो राहुल गांधी उस समय, चूँकि लालू जी सहयोगी थे यूपीए के, तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने और मनमोहन सरकार ये अध्यादेश लेकर आई थी। पर हमने देखा कि राहुल गांधी उस समय एक एंटी करप्शन छवि अपनी दिखाना चाह रहे थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम उन चीज़ों के खिलाफ हैं जो देश को पीछे ले जा रही, मतलब एक प्रोग्रेसिव दिखना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं एक राजनेता के तौर पे ये एक अच्छी चीज़ थी, पर आज उसी चीज़ का नुकसान उन्हें होता हुआ दिख रहा है। उसी कानून के तहत उनकी सदस्यता चली गई है और भाजपा ये काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा कि पूरे देश में जो नैरेटिव फैला रही है और उसकी पूरी मंत्रियों की, प्रवक्ताओं की, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा एक संगठन बेस्ड पार्टी, एक काडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस का अभी उस तरह का काडर हमें नहीं देखने को मिलता है देश में, लेकिन भाजपा का जो संगठन है वो चाहे राज्य स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, वो मंडल और पन्ना के स्तर तक जाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इसकी खूब चर्चा करते हैं कि पन्ना प्रमुख, एक पन्ना उनकी सबसे लोएस्ट स्तर होता है उनकी संगठन का। तो वहाँ तक ये नैरेटिव फैलाने में भाजपा सफल होती दिख रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। तो अब ये दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक सफ़र वो कैसा हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी जो संसदीय सदस्यता है वो अगर बहाल नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं, केवल पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा होगा। तो क्या लगता है कि उनकी जो सदस्यता है, क्या उनका रोल हो सकता है कांग्रेस में, और सफ़र जो है आगे का वो कितना ज़्यादा कठिन होने वाला है राहुल गांधी के लिए? देखिए, इसमें भास्कर दो तरह की बातें हैं। पहली दो तरह की लड़ाइयाँ और चुनौतियाँ हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सामने। एक कानूनी बैटल है जिसको अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम कांग्रेस के जो वकीलों की अच्छी खासी फौज है कांग्रेस में, एक वो लोग लड़ रहे हैं। एक पॉलिटिकल बैटल है, और मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल बैटल लड़ना, क्योंकि जनता के दिमाग में नैरेटिव आप क्या बनाते हैं इस चीज़ को लेके। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह के बयान राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से दे रहे थे, और हमने देखा कि वो नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं कि हम जनता से कनेक्ट होना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम में उनके पास बहुत अच्छा मौका था और उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इमेज चेंज करने में वो सफल भी रहे कि वो जनता के बीच रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। पर अभी हम जैसा कि देख रहे हैं तो वो नैरेटिव नहीं डेवलप कर पा रहे कि क्या हो सकता है, मेरी सोच क्या है। क्योंकि अब सावरकर के मुद्दे पे आप वोट तो नहीं मांग सकते ना देश में। बिल्कुल। हमारा आप जानते हैं कि सावरकर के मुद्दे पे लोग इस देश में वोट नहीं डालते। हाँ, वो कुछ लोग उनका सम्मान करते हैं, कुछ लोग उनसे असहमति रखते हैं। तो सहमति असहमति तो एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक बातें अलग चीज़ हैं, लेकिन आप वोट में उसको किस तरह तब्दील करेंगे। जब हम और आप भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने उस समय भी इस पे चर्चा की थी कि वो
किस तरीके से वोट में तब्दील कर पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा को। और भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई और उसके बाद इस तरह की ट्रेजेडी कांग्रेस पार्टी के सामने आना तो निश्चित तौर पे एक चुनौती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस जो उनकी सदस्यता गई उसमें देरी की गई, क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस को तो कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े वकील हैं। क्या पैरवी सही से नहीं की गई, क्या उस सज़ा को कम नहीं कराया जा सकता था, सारी चीज़ें हैं। और राहुल गांधी जो पीएम पद के उम्मीदवार प्रेसिडेंट थे और पहले अध्यक्ष भी थे, वो भी चीज़ें देखी कि आप अगर देखेंगे इतनी देरी भी की गई, अगर आप देखेंगे अपील करने में भी इतनी देरी की गई। अगर कोई और नेता होता है तो उसको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी उनको इतना ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया गया? क्या राहुल इस केस को जो है मोदी के ऊपर जो उन्होंने कहा, इस केस को बहुत हल्के में ले लिया था कांग्रेस ने? जो फैसला आया उसको उनको नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा फैसला आ जाएगा जिसकी वजह से राहुल गांधी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई है। आपका राजनीतिक सफर जो है यहाँ खत्म हो सकता है, आपकी जो सारी मेहनत है इतने साल की वो सारी खत्म हो सकती है। आपसे सवाल यही है, दूसरा सवाल ये है मानस कि राहुल गांधी का जो सफर है वो किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे राहुल गांधी को कांग्रेस हमेशा से पीएम पद का जो है उम्मीदवार रखती है, लेकिन जो मोदी के खिलाफ जो उन्होंने बोला उसके बाद किस तरीके की पैरवी नहीं की गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस के पास एक बड़ी वकीलों की टीम है, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या इस केस में जो जैसे पैरवी की जानी चाहिए थी उस तरीके से पैरवी नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से? इस केस को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया गया और सदस्यता को आसानी से जाने दिया गया राहुल गांधी के। देखिए, राजनीतिक हलकों में इस समय जो चर्चा हो रही है राहुल गांधी की ये केस की पैरवी को लेकर, वो ये है कि वो शहीद होने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी चीज़, उनसे लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह के स्टेटमेंट वो देना, अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को उन्होंने जिस तरीके से बात की, 2 पत्रकार थे, हमारे देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं दोनों, और इस तरीके से बात करना तो कहीं ना कहीं वो एक परिपक्वता की कमी अभी भी इतने सालों बाद भी, क्योंकि 2004 से वो संसदीय राजनीति में हैं, तो उन्होंने कभी लीडरशिप लेकिन अपने हाथ में नहीं ली। एटलीस्ट उनको मंत्री बनना चाहिए था, ये चीज़ें करनी चाहिए थी। तो वो एक तरह से सब कुछ खुद सोचते हैं। अब उनके सलाहकार कौन है, उनको सलाह कौन दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कांग्रेस पार्टी के सामने कि राहुल गांधी का सलाहकार कौन है। एक समय था जब कांग्रेस मजबूत थी, आप याद करेंगे 2006 से 8 के बीच जब सत्ता में भी थी कांग्रेस, यूपीए जो गठबंधन था उनका, उस समय हम देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद और अहमद पटेल जैसे अनुभवी नेता और मंझे हुए नेता जो होते हैं, जो संसदीय से लेकर स्टेट की राजनीति और अपने अपने क्षेत्रों में भी दबदबा रखते थे, इस तरह के सलाहकार, और सोनिया गांधी उनकी बात सुनती भी थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। उनके वो लेफ्ट से, वो योगेंद्र यादव जैसे एनजीओज और ऐसे ऐसे लोगों से ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी का स्टैंड होगा, ये सिर्फ वही जानते हैं, अदर कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पता। कई कांग्रेस के नेताओं से ये जब कहा जाता है कि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप राहुल गांधी का पक्ष रखेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ पार्टी की ओर से। तो देखिए, स्थिति ये है कि पार्टी हाईकमान भी नहीं तय कर रहा। हाईकमान क्या है इस समय, खड़गे साहब की क्या अथॉरिटी है पार्टी में, इस पे भी एक विचार का विषय है ये। आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जो कांग्रेस भी है वो भी बात करती है कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, विपक्षी एकता होनी चाहिए, और भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो चाहते हैं कि विपक्ष जो है एक हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर विपक्ष जो है एक होता है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं जहां पर विपक्ष की जो राय है वो अलग अलग है, बटी हुई है। कोई कहता है हम कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो कोई कहता है हम किसी और पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो कहीं ना कहीं मतभेद भी है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकती है? क्या विपक्ष जो है लोकसभा चुनाव में 2024 की वो साथ में आ सकता है और सत्ता में बैठ सकता है? देखिए, इससे पहले भी विपक्षी एकता के कई प्रयोग हुए हैं। जैसे हमने देखा होगा जो इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी थी, लेकिन जनता पार्टी में बाद में ही फूट पड़ जाती है पद को लेकर, और तमाम कई मुद्दे थे उसमें, सिर्फ पद ही नहीं था, कई मुद्दे थे। इस समय हमें देखना होगा कि देश में जो बड़े नेता हैं, जो खुद को नेशनल लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें एक ममता बनर्जी का नाम है, उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें केसीआर का नाम आता है जो तेलंगाना से हैं। तो अब देखेंगे कि अब ये नेता, क्या वो राहुल गांधी को अपना अनडिस्प्यूटेड लीडर मानने के लिए तैयार हैं? क्या वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी हमारे लीडर होंगे? इसीलिए प्री पोल अलायंस की बात से सारी पार्टियां पीछे हाथ खींच लेती हैं। वो कहती हैं कि इलेक्शन से पहले कोई अलायंस नहीं, इलेक्शन तक लड़ेंगे हम, इलेक्शन के बाद देखेंगे, अगर, क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर सबको देनी है। अब हम बात करें अरविंद केजरीवाल की,
जब वो दिल्ली में होते हैं तो वो सदन के अंदर उनको एक प्रिविलेज है, तो वो सदन के अंदर खूब हमला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, या सदन जब दिल्ली असेंबली नहीं रहती है, तो वो नरेंद्र मोदी पे उस तरीके से हमले नहीं करते, वो थोड़े सॉफ्टन होते हैं। गुजरात में हमने देखा होगा। अब अगर उनको चाहिए कांग्रेस के साथ उनको गठबंधन है, तो वो पंजाब उनका स्टेट है, पंजाब और हर में सीट मांगेंगे, वो दिल्ली में सीट मांगेंगे। तो क्या कांग्रेस इस तरह के समझौते दिल्ली और इधर नॉर्थ इंडिया में करने को तैयार है? अब हम आते हैं बंगाल पे। जब हम ममता बनर्जी को हम देखते हैं, ममता बनर्जी की जितनी ज़्यादा मतलब वो उनकी दिक्कत उनको वो भाजपा से है, उतनी ही दिक्कत उनको लेफ्ट पार्टियों से भी है। राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि वो ममता बनर्जी उनसे इसीलिए एसोसिएट नहीं कर पाती क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी लेफ्ट या सीताराम येचुरी की ज़्यादा सुनते हैं या उनके ज़्यादा करीब हैं, तो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा अलाइंड है राहुल गांधी। सेम यही दिक्कत केसीआर के साथ भी है। आप उन्होंने भारत राष्ट्र समिति अभी पिछले दिनों बनाई है और वो अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, उसका संगठन है। वो एक साल पहले, अभी आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी भी वो चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। बाकी पार्टियां अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर रही हैं, कोई पार्टियों में टिकट के बंटवारे को लेकर अभी भी संशय है, पर भाजपा में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो देखते हैं कि अब आने वाले चुनाव में क्या होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देता हुआ सीधा कोई एक लीडर नहीं दिखता। अगर नरेंद्र मोदी को इन्हें टक्कर देनी है तो सारी पार्टियों को एक साथ निश्चित तौर पे आना होगा। लेकिन सारी पार्टियों के एक साथ निश्चित तौर पे आने पे एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी, एक और दिक्कत सामने निकल के आती है कि वो इनस्टेबिलिटी रहती है, वो अस्थिरता रहती है सरकार में। कभी किसी ने समर्थन खींच लिया, कभी कोई किस बिल पे समर्थन नहीं दे रहा है, आप ये बिल पास करवाने के लिए आपको बाकी घटक दलों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर्स काम करेंगे वहाँ पे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको बता दें, अगर आप कमेंट में हमारे जो भी अच्छा इससे लगेगा तो कमेंट करें, जिससे हम आपसे जुड़े जो है सवाल यहाँ पर उठा सकें और आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद।